Dear students, welcome back to my YouTube channel Daman Learning. If you are new to my channel, please like, share and do subscribe to my channel, and also please hit the bell icon so that you should be aware of the new videos I am uploading daily. आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। जैसे कि आपको पता है कि मैं सारी वीडियोस में लाइन टू लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर रही हूँ, एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एनसीईआरटी बुक से एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स या आप कोई इंट्रेंस एग्जाम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो इट इज़ द बेस्ट वीडियो फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आई एम ऑल्सो टेलिंग यू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस टॉपिक में से इंपॉर्टेंट होंगे। सो लेट्स कम टू द टॉपिक फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो देखिए, अब अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हुई है मेरी लास्ट वीडियो में। जिसने नहीं देखा प्लीज़ वॉच ऑल माई वीडियोज़ केयरफुली। ड्यूरिंग कॉपुलेशन या कॉइटस, जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जब इंटरकोर्स होता है, जब कॉपुलेट करते हैं या कॉइटस होता है, तो क्या होता है कि सीमेन इज़ रिलीज्ड बाय द पीनिस इनटू द वजाइना। तो मेल की बॉडी से जो सीमेन रिलीज होता है वो फीमेल के वजाइना में रिलीज होता है बाय द प्रोसेस नोन एज इंसेमिनेशन। जब इंसेमिनेट करते हैं मेल्स, द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली। जो मोटाइल स्पर्म होते हैं वो स्विम करते हैं रैपिडली, पास थ्रू द सर्विक्स में पहुंचते हैं, एंटर इनटू द यूटरस एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन। यूटरस में पहुंचने के बाद वो फाइनली जो प्लेस है, हमारी जो मेन डेस्टिनेशन है, वो होती है एम्पुलरी रीजन। किसका एम्पुलरी रीजन हिस्सा है ये? फलोपियन ट्यूब का, ओविडक्ट का। यहाँ पे ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो एम्पुलरी रीजन इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, SITE। मैं दोबारा बता रही हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, आपको लिखना है एम्पुलरी रीजन। यहाँ पहुँच जाते हैं। द ओवम रिलीज बाय द ओवरीज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन। जो ओवम रिलीज हो रहा है ओवरी से, वो भी इसी रीजन पे ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली ऑकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। तो फर्टिलाइजेशन सिर्फ तभी होता है इसलिए जब ओवम और स्पर्म दोनों एक टाइम पे एक ही जगह पे पहुँच जाते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। इसी वजह से सारे कॉपुलेशन, सारी जो मीटिंग्स होती हैं इंटरकोर्स, वो फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी को लीड नहीं करते हैं, बिकॉज साइमल्टेनियसली होना ज़रूरी है दोनों चीज़ें। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो प्रोसेस जब हमारा स्पर्म और ओवम फ्यूज करता है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन और स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेल्यूसिडा लेयर। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो स्पर्म होता है वो ओवम की कौन सी लेयर के कांटेक्ट में आता है? जोना पेल्यूसिडा, जो डार्क ग्रीन कलर की दिख रही है, इस लेयर के कांटेक्ट में आता है, और एंड इंड्यूसेस द चेंजेस इन द मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस लाता है दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। तो मतलब जोना पेल्यूसिडा में जैसे ही एक स्पर्म स्ट्राइक करता है, वो इसको ऐसा हार्ड बना देता है, इसको ऐसा चेंज कर देता है कि इसमें कोई और स्पर्म एंटर ना हो पाए। दस इट इंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। इसलिए श्योरिटी होती है कि अब एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर पाएगा ओवम को। द secretions ऑफ द एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। जो स्पर्म के हेड में एक्रोसोम होता है ना, जो एंजाइम्स कंटेन करता है फर्टिलाइजेशन के लिए, वो एक्रोसोम क्या करता है? स्पर्म को एंटर करवा देता है साइटोप्लाज्म में। स्पर्म अब एंटर हो गया है साइटोप्लाज्म में ओवम की, थ्रू द जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा को पार करते हुए, एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इंड्यूसेस द completion ऑफ द म्योटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। अब इससे क्या होता है, जैसे ये प्रोसेस होती है उसके बाद जो सेकेंडरी oocyte होता है हमारा अंदर, वो हमारा अपना म्योटिक डिवीजन कंप्लीशन कर लेता है। द सेकेंड म्योटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल। अब जो सेकेंड म्योटिक डिवीजन हमारा होता है वो अनइक्वल होता है, एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंड म्योटिक डिवीजन में एक और बॉडी बनेगी, इसका नाम होगा सेकेंड पोलर बॉडी, एंड अ हेप्लॉइड ओवम। अब एक हेप्लॉइड ओवम बनेगा, इसका नाम होगा ooted। Soon the haploid nucleus of the sperm and of ovum fuse together to form a diploid zygote। अब जो स्पर्म का न्यूक्लियस होगा और ओवम का न्यूक्लियस होगा वो फ्यूज करेंगे टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। अब जाइगोट में कितने क्रोमोसोम नंबर होंगे? 2n होंगे, क्योंकि दो गैमेट फ्यूज करें। मतलब अगर n इज इक्वल टू 23 है तो 2n क्या हो जाएगा? n 23 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएंगे 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे हमारे। One has to remember that the sex of a baby has been decided at the stage itself. Let us see how. As you know that the chromosome pattern in the human female is XX होते हैं फीमेल में क्रोमोसोम पैटर्न, और मेल में XY होता है। ये हमारा लास्ट क्रोमोसोम पैटर्न होता है, हाँ, जिसको 23rd क्रोमोसोम कहते हैं या फिर सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। Therefore all the haploid gametes produced by the female have the sex chromosome। फीमेल के जितने भी gametes बनते हैं सब में X क्रोमोसोम होता है, whereas the male gametes या स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं अराउंड कितने मिलियंस में, उसके आधे स्पर्म्स में एक्स होता है, आधे स्पर्म्स के हेड में वाई होता है।
50% sperm carry X and 50% carry Y. After fusion of the male and female gamete, the zygote would carry either XX और XY. तो जो zygote बनेगी, आधे अगर किसी X वाले स्पर्म ने फ्यूज़ कर दिया एग को, एग के पास तो सब में X ही है, तो गर्ल चाइल्ड हो जाएगा. अगर किसी वाई वाले स्पर्म ने वम को फ्यूज़ कर दिया तो वो बॉय चाइल्ड हो जाएगा. तो डिपेंड ऑन वेदर द स्पर्म कैरिंग एक्स और वाई फर्टिलाइज द ओम. तो डिपेंड करता है कि ये जो स्पर्म है वो एक्स वाला है या वाई वाला है. दैट्स वाई द फीमेल शुड नॉट बी ब्लेम्ड इन सोसाइटी फॉर द गर्ल चाइल्ड. Equally, the male is responsible for all this process. The zygote carrying XX would develop into female and the XY would develop into a male. That is why scientifically it is correct to say that the sex of baby is determined by the father and not by the mother, that I told you right now. Now see the next topic about, हम ये पूरा प्रोसेस स्टडी करेंगे कि ओवम कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे एम्ब्रियो ग्रो करती है, और जो मॉरूला स्टेज है हमारी ट्रोफोब्लास्ट है, इम्प्लांटेशन, दिस विल बी डिटेल्ड इन दिस वीडियो. So now see, the mitotic division starts as the zygote moves through the isthmus of the oviduct called cleavage. तो mitotic division हमारा जैसे zygote में कब स्टार्ट होता है, जब zygote जो होती है हमारी isthmus में आ जाती है of the oviduct called cleavage. अब यहाँ पे हमारा cleavage स्टार्ट हो जाता है टूवर्ड्स द यूटरस एंड फॉर्म्स. अब देखो जायगॉट में क्या हो रहा है, कौन सी स्टेजेस बन रही हैं, 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स. अब जायगॉट में स्टेजेस आ रही हैं. 2 पहले जायगॉट 2 सेल्स में डिवाइड करेगी, फिर 4 में, कैन सी इन द डायग्राम, देन 8 to 16. अब इस सेल्स की पूरी स्टेज को बोलेंगे ब्लास्टोमर्स. तो ब्लास्टोमर्स क्या होगी, 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स वाली स्टेज को, जायगॉट को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमर्स. द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमर इज कॉल्ड मोरूला. तो मोरूला क्या है, जब 8 to 16 ब्लास्टोमर्स हमारे प्रेजेंट हैं एम्ब्रियो में तो उसको बोल देंगे मोरूला. द मोरूला कॉन्टीन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्लास्टोसिस्ट. तो जो मोरूला होता है वो डिवाइड करती रहती है स्टेज और फाइनली चेंज होके एक ट्रांसफॉर्म करके एक स्ट्रक्चर बना जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट. एज इट मूव फर्दर इनटू द यूटरस, जैसे वो यूटरस की तरफ जाने लगती है. द ब्लास्टोमर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इन एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट. तो जो ब्लास्टोमर्स होते हैं जो हमारी पूरी ब्लास्टोसिस्ट में कैसे अरेंज्ड होते हैं, आउटर लेयर को बोल देते हैं ट्रोफोब्लास्ट और इनर लेयर को बोल देते हैं, एंड द इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट कॉल द इनर सेल मास. तो इनर अंदर वालों को बोल देते हैं इनर सेल मास. ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम. जो बाहर वाली लेयर ट्रोफोब्लास्ट है वही आपके एंडोमेट्रियम यूट्रस से अटैच्ड होती है, और जो इनर सेल्स हैं दे गेट डिफरेंशिएटेड एज एन एम्ब्रियो. अंदर वाले सेल एम्ब्रियो की तरह डिफरेंशिएट हो जाते हैं, अलग अलग होने लगते हैं सेल्स. आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट. अटैचमेंट के बाद यूट्रस के सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं और पूरा जो ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेते हैं. क्यों कवर कर लेते हैं, उसको अपना ही ऑर्गन, अपना ही स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बिकॉज ताकि ऐसा फील ना हो यूट्रस को कि ये मेरा पार्ट नहीं है, क्योंकि 9 मंथ्स तक न्यूट्रिशन करना है, 38 वीक्स तक पूरा नरिशमेंट करना, तो उसके लिए उसको अपना स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं. एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस. अब जो ब्लास्टोसिस्ट है वो पूरी एम्बेडेड, पूरी घुस गई किसके अंदर, यूट्रस के एंडोमेट्रियम के अंदर. दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. अब इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन एंड दिस लीड्स टू प्रेगनेंसी इन फीमेल्स फॉर 9 months. Now the next topic is pregnancy and embryonic development. आफ्टर अब इम्प्लांटेशन हो गया हमारा ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस वॉल में, एंडोमेट्रियम वॉल में यूट्रस की. आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड क्रॉनिक विलाई. अब जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है उसके ऊपर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप हो जाएंगे जिसको हम बोलेंगे क्रॉनिक विलाई, विच आर सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यूज एंड मैटरनल ब्लड. अब ये जो क्रॉनिक विलाएँ होंगी किससे सराउंडेड रहेंगे, यूटेराइन टिश्यूज से भी सराउंडेड रहेंगे और मैटरनल मदर के ब्लड से भी सराउंडेड रहेंगे. The chronic villi and uterine tissues become interdigited with each other and jointly form a structure and functional unit between developing embryo and maternal blood called placenta. अब जो chronic villi है वो इस तरीके से ब्लेंड होगी मदर से और यूट्रस से, फीटस से, कि वहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको हम बोलेंगे प्लेसेंटा. The placenta facilitates the supply of oxygen and nutrients to the embryo and also removal of CO2 and excretory waste. अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है what are the functions performed by placenta and how does placenta perform the function of nourishment. ये कैसे nourishment करती है फीटस का, आप क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन सप्लाई करती है, न्यूट्रिएंट्स देती है वो एम्ब्रियो को, वेस्ट मटेरियल रिमूव करवाती है, CO2 excretory waste materials by the embryo.
द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन एम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांसेस। तो जो प्लेसेंटा, ये आपको प्लेसेंटा विलाई दिख रही है पूरी, ठीक है, ये प्लेसेंटा विलाई है। ये किससे कनेक्ट रहती है, इस फीटस से, कैसे? एक बीच में एम्बिलिकल कॉर्ड होती है, छोटा रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है फीटस के अंदर और फीटस की बॉडी से मदर के ब्लड में। अभी कहाँ कनेक्ट होता है, फीटस की जो नेवल होती है ना, नाभि जो होती है पेट के सेंटर में, वहाँ से कनेक्ट होता है। मदर की कहाँ से, मदर की भी नाभि से। तो मदर की नाभि से और नेवल से, और जो फीटस है उसकी नेवल, दोनों आपस में कनेक्टेड रहती हैं। प्लेसेंटा एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन। तो प्लेसेंटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो सब कुछ ट्रांसपोर्ट, जो फीटस को 9 मंथ तक कौन खिला रहा है, प्लेसेंटा से ही जो भी जा रहा है मदर के ब्लड से वो यहाँ जा रहा है। सांस भी कैसे ले रहा है, मदर के ब्लड में ही, ब्लड से ऑक्सीजन ले रहा है ये। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो ऑक्सीजन है वो मदर के ब्लड से ही ऑक्सीजन ले रहा है, वहीं CO2 दे रहा है, वहीं एक्सक्रीशन कर रहा है, सब कुछ रेस्पिरेशन वहीं से कर रहा है। उसके साथ साथ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है कि वाई प्लेसेंटा इज नोन एज एंडोक्राइन टिश्यू। क्यों एंडोक्राइन, मतलब ऐसा टिश्यू जो कुछ ना कुछ हार्मोन रिलीज कर सकता है इनसाइड द ब्लड। अभी क्या रिलीज करता है, सेवरल हार्मोन्स लाइक ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टोजन्स। ये कुछ हार्मोन रिलीज करता है प्लेसेंटा। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन, रिलैक्सिन भी सिक्रीट करता है बाय द ओवरी से रिलीज होता है। लेट अस रिमेंबर द HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर ओनली प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ वुमेन्स में प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होते हैं। In addition, during pregnancy, the level of other hormones like estrogens and progestogens, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. तो प्रेगनेंसी के टाइम में ये हार्मोन भी फीमेल की बॉडी में बहुत इंक्रीज हो जाते हैं टू सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड। मदर की ब्लड से हम चेक कर सकते हैं इन हार्मोन्स का लेवल, क्योंकि वो बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। फीटस की ग्रोथ के लिए ये हार्मोन्स का रिलीज होना बहुत ज़रूरी है। उसके मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, मदर की बॉडी के अंदर भी, एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए ये हार्मोन्स का लेवल हाई होना और रिलीज होना प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, आप एक बार स्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए, ये प्लेसेंटल विलाई होगी पूरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो आपको दिख रहा है। तो ये जो पूरा जो क्रॉनिक जो प्लेसेंटल विलाई है हमारा, ये मदर को और फिटस को कनेक्ट कर रहा है विद अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर से हम बोलते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड। ये यूट्रस की कैविटी होगी, ये एम्ब्रियो हो गया अभी जो हमारा डेवलप कर रहा है, ये पूरा हमारा यूट्रस का स्ट्रक्चर हो गया। इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास कॉल्ड एम्ब्रियो डिफरेंशिएट्स। जैसे इम्प्लांटेशन रहता है, जो एम्ब्रियो का जो मास होता है वो डिफरेंशिएट हो जाता है 2 लेयर्स में। एक तो आउटर लेयर बना देता है वो एम्ब्रियो, जिसे हम बोल देते हैं एक्टोडर्म, और इनर सेल्स बन जाते हैं, उसे बोल देते हैं एंडोडर्म। और मेसोडर्म सून अपीयर्स। उसके बाद मेसोडर्म आ जाती है, बिटवीन एक्टो एंडोडर्म की जो मिडल लेयर होती है मेसोडर्म। ये 3 लेयर्स हमारी जो होती है ना एम्ब्रियो पे आ जाती हैं। क्यों आती हैं, क्योंकि ये 3 लेयर्स जो हैं ये सारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स बनाएंगे। तो किसी भी सेल को लेयर्स में डिवाइड होना ज़रूरी है, बिकॉज ये लेयर अलग काम करेगी, ये लेयर अलग, तो ये लेयर अलग, मतलब सबको अलग अलग काम करना है, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स और जो बॉडी में जो चीज़ें बननी वो अलग अलग टाइप्स की होगी सारी। Because 3 layer give rise to all tissues in adult, it needs to be mentioned here that inner cell mass contains certain cells called stem cell. जो inner सबसे इनर वाली लेयर होगी उसमें कुछ स्पेशल सेल्स होंगे जिनको हम बोलेंगे स्टेम सेल्स। तो विच आई हैव द पोटेंशियल टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज इन ऑर्गन। तो ये सेल्स ऐसे होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई भी टिश्यूज या ऑर्गन्स को राइज दे सकते हैं। तो ऐसा आजकल हो रहा है कि लोग अपने जो एम्ब्रियो के स्टेम सेल्स को निकलवा के प्रिजर्व करवा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस इन फ्यूचर अगर किसी की कुछ बॉडी में प्रॉब्लम होती है एडल्ट के, तो वो सेल्स को ट्रांसपोर्ट करके उसकी उस बॉडी ऑर्गन में वहाँ पर उनके टिश्यूज़ को रीजनरेट या ऑर्गन्स को रीजनरेट करवा सकें। अब देखिए, लेट्स स्टडी द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट अब फॉर 9 मंथ्स तक एक्सटेंड करती है ये। इन ह्यूमन्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म। 1 मंथ के बाद हार्ट फॉर्म हो जाता है। मैंने यहाँ भी थोड़ा सेपरेट करके बनाया है, बिकॉज जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ ना क्लास में, तो मैं ऐसे उनको फ्लो चार्ट्स या ये पूरा पैरा को मैं स्किम करवाती हूँ, जो कीवर्ड्स है वो बाहर निकलवा के लिखवाती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये थ्योरी पढ़ना स्टूडेंट्स के लिए कॉम्प्लिकेटेड है। आफ्टर व्हेन टीचर इज़ नॉट अवेलेबल तो वो अपने आप ये पढ़ सके, जो हमने स्पेशली उनको साइड्स कॉर्नर्स में राइट करवाया है।
तो आफ्टर 1 मंथ में एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है, सबसे पहले हार्ट बनता है। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड। तो इसलिए डॉक्टर्स जो होते हैं सबसे पहले हार्ट साउंड केयरफुली सुनते हैं बच्चे का, कैसे, स्टेथोस्कोप लगाकर मदर की बैली में। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ, जब सेकेंड मंथ प्रेगनेंसी का एंड होता है तो फीटस अपने लिम्स और डिजिट्स को डेवलप करता है, हाथ और जो उसकी भी फिंगर्स हो गई। बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, 12 वीक्स के एंड में या फर्स्ट ट्राइमेस्टर या पहले जब 3 महीने हो जाते हैं उसके, तो मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर डेवलप। जो बड़े बड़े बॉडी की मेजर ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि लिम्स हो गए पूरे, 4 लिम्स, हैंड लिम्स हो गए, हाथ पैर, एंड एक्सटर्नल जेनिटेल ऑर्गन, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बाहर का पार्ट है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड द अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग 5th मंथ। तो जब उसकी बॉडी में हेयर्स का जो हम देखते हैं, हेयर्स आ रहे हैं और या उसका जो मूवमेंट जब वो करना हिलने लगता है, तो वो 5th मंथ में होता है। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स, जब 24 वीक्स एंड हो जाते हैं, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर, 6 महीने जब पूरे हो जाते हैं, 6 मंथ, तो बॉडी इज़ कवर्ड विद द फाइन हेयर्स। उसकी पूरी बॉडी में छोटे हेयर्स आ जाते हैं। आईलिड्स, आंखों की पलकें सेपरेट हो जाती हैं, आईलिड्स, एंड आईलैशेस आर फॉर्म्ड। और उसकी आईलिड्स मतलब ये जो आंखें उसकी जो पूरी होती है ना, ये आंखें पहले उसकी पूरी एक जैसी होती हैं ऐसी, अब उसकी जो आईलिड्स होती हैं थोड़ी सेपरेट हो जाती हैं, मतलब वो बननी शुरू हो जाती है एक तरीके से पूरी। और आईलैशेस, उसकी जो पलकें हैं वो फॉर्म हो जाती हैं। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ्स प्रेगनेंसी के बाद जो फीटस है वो फुली डेवलप हो जाता है एंड इट्स रेडी फॉर द डिलीवरी। ये तो हमारे पूरे 9 मंथ का हो गया। अब जो लास्ट स्टेप रेडी हो गया, तो उसके बाद क्या होना है, उसका पार्चुरेशन होना है और फिर लैक्टेशन होना है। तो अब पढ़ते हैं पार्चुरेशन में क्या होता है। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ्स विच इज़ कॉल्ड एज gestation पीरियड। तो एवरेज ड्यूरेशन 9 मंथ है, 38 वीक्स भी कर सकते हैं आप ओब्लिक करके यहाँ पे। वाइगरस, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस का एंड ऑफ प्रेगनेंसी में, और किस लेयर से होता है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना है, मैंने क्या बताया था। कॉजेज एक्सपल्शन और डिलीवरी ऑफ द फीटस, अब यहाँ पे फीटस की डिलीवरी हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस और चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन, जब डिलीवरी होती है। पार्चुरेशन इज इंड्यूस बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। तो पार्चुरेशन की जो प्रोसेस होती है ये एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म से होती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन, क्योंकि ब्रेन और जो एंडोक्राइन ग्लैंड से दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस। तो जो सिग्नल्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, ये सिग्नल्स हमारे जो अराइज होते हैं वो फुली डेवलप्ड फीटस से आते हैं, जो फीटस पूरा मैच्योर हो जाता है तो सिग्नल सेंड करता है। एंड द प्लेसेंटा विच इंड्यूस माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, प्लेसेंटा भी सिग्नल सेंड करती है और माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस में होना शुरू हो जाता है, इसे हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। इसके बाद क्या होता है कि वहाँ से मदर की जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ब्रेन में, वहाँ से ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूट्राइन मसल्स, और ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होता है ब्रेन से तो आपके यूट्रस मसल्स तक पहुँचता है और स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन, ओके, turn stimulates which in turn stimulate the secretion, further secretion of oxytocin, फिर और रिलीज होता है। the stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continue resulting in stronger and stronger contraction, फिर और ज़्यादा contraction होता है। this leads to the expulsion of the baby out of the uterus। अब जो बेबी होता है वो यूट्रस में एक्सपल्ड, बाहर आता है यूट्रस से थ्रू अ बर्थ कैनाल से बाहर आ जाता है, डिलीवरी हो जाती है, इसको बोलते हैं पार्चुरेशन। सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड, जैसे इन्फेंट बाहर आ जाता है, प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट। जो प्लेसेंटा होती है पूरी जो स्ट्रक्चर होता है हमारा फिंगर लाइक, उस पूरी को बाहर निकाल लेते हैं। द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफ्रेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब इसके बाद मेमरी ग्लैंड जो होती हैं डिफ्रेंशिएट करती हैं एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क, क्योंकि पार्चुरेशन के बाद सीधा हमारा आने वाला है लैक्टेशन। तो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन नाम की प्रोसेस से वो मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न। अब क्योंकि अब जो मदर है वो अपने बेबी को फीड किससे करेगी, मिल्क से फीड करेगी। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल डेज, द इनिशियल फ्यू डेज में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होगा येलोइश कलर का, वो होता है हमारा कोलोस्ट्रम, वेरी इंपॉर्टेंट, विच कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज। लिख लो इसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA, इम्यूनोग्लोबिन ए होती है इसमें। एब्सोल्युटली इसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज। तो न्यू बॉर्न बेबी को सारी बीमारियों से, जर्म से प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीबॉडीज़ उसकी बॉडी में एंटर होती हैं बाय मदर मिल्क कोलेस्ट्रॉम। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स।
तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्फेंट के इनिशियल डेज में मिल्क बच्चे को सक करवाना, बिकॉज ये हेल्दी बेबी देता है और ये उसको डिजीज़ फ्री करता है और उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है. So this is all about your chapter. So I have completely explained the chapter human reproduction, the different videos. मैंने videos बनाई है 20 या 15 minutes की. So please watch all the videos to understand the chapter carefully, and do like, share and subscribe to my video, and please don't forget to hit the bell icon so that you could get the new notifications daily I am uploading. Thank you everyone once again, and stay tuned.